नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज पश्चिम बंगाल को नया मुख्यमंत्री मिला, शुवेंदु अधिकारी। और पश्चिम बंगाल के चुनाव की जो हिस्ट्री आपने देखी है पिछले 3 महीने से या 6 महीने से, वो यही है कि लाखों वोटों को काट कर बीजेपी ने बंगाल को फतेह किया है। और वो अफसर जिसने की 27 लाख वोट कटवाए, उस व्यक्ति को अब शुवेंदु अधिकारी जिस दिन मुख्यमंत्री बने हैं, उस दिन उनको उसका एडवाइजर बना दिया गया है। मैं बात कर रही हूं आईएएस ऑफिसर सुब्रत गुप्ता की। और सुब्रत गुप्ता, कीर्ति आजाद ने एक ट्वीट किया है अभी, क्योंकि ट्रेंड कर रही है स्टोरी, अभी अभी की तुरंत की स्टोरी है। कीर्ति आजाद का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुब्रत गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हु ओवरसॉ द डिलीशन ऑफ 27 lakh Bengali voters from the voter list under the SIR exercise, now appointed as advisor to the Chief Minister, Shuvendu Adhikari. Job well done, has to be rewarded. ये बात कीर्ति आजाद ने लिखी है। और उसी तरीके से काफी लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। सुब्रत गुप्ता का पूरी कुंडली खोली जा रही है कि सुब्रत गुप्ता ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, लाइक अ मैन पोजेस्ड, earn BTech, MTech, PhD from IIT Kharagpur, then casually add an MBA from University of Birmingham, join IS as direct recruit in 1990 batch, West Bengal cadre, start with ground level administration, grind, serve as executive magistrate। पूरी उनकी एक तरीके से कुंडली खोलकर रख दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुब्रत गुप्ता को ही शुवेंदु अधिकारी का एडवाइजर क्यों बनाया गया? क्या ये इसलिए कि 27 लाख वोटों को काटने का ये तोहफा दिया गया है? आज इस पर लोग बात करेंगे और ये बहुत नेचुरल है। अभी और कितने रिवॉर्ड दिए जाएंगे मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि वो जो सिंघम गए थे उनको भी रिवॉर्ड दिया जाए, अजय पाल शर्मा जिनको यूपी से भेजा गया था। अभी लंबी हो सकता है फेहरिस्त हो, बहुत सारे ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ था इधर उधर। अब किसने वो बीजेपी को क्या फायदा पहुंचाया है, अब ये धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन ये पहला तोहफा सबके सामने है कि 27 लाख वोटों को काटने के लिए सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का एडवाइजर बनाया गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट और एकेडमिशियन, हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह, रिटायर्ड प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सर आपका स्वागत है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अजय गुडावर्ती हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और मैं डॉक्टर गर्ग से शुरू करूंगी। डॉक्टर गर्ग, सुब्रत गुप्ता को पहले दिन ही इतना बड़ा तोहफा मिल गया कि वो मुख्यमंत्री के एडवाइजर के रूप में उनको नियुक्त कर दिया गया। क्या कहेगी जनता और क्या इंप्रेशन जाता है, लगता क्या है देख के? जी। लेकिन दिनू जी, जब शुभेंदु अधिकारी को वो तोहफा मिला है, जो मोदी जी पहले बोलता है पैसे देता है, जमा करता है और मांगता है, उसको मुख्यमंत्री बनाया है, तो उसका वो जो अपना परामर्श करता है, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टाइप का काम करता है, वो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसा मुख्यमंत्री के साथ, तो उसको ही लगाएगा जिसके साथ उसका क्विड प्रो क्वो, जो उसका हम बोलते हैं, आप हमारी पीठ सबसे पाओ, हम आपकी छुपाएंगे। ये मेरे को ऐसे लगता है। 35 साल जिसने आईएएस की सर्विस किया हो, 2025 में ये रिटायर हुआ है, बंगाल कैडर का है, इसको तो वैसे ही नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि इसके अपने लोगों से, कुछ लोगों से इसकी दोस्ती होगी, कुछ से दुश्मनी होगी। तो ऐसे लोग जब आते हैं, मैं हमेशा ये इस बात का रहा हूँ पक्षधर, कि जो अपनी नौकरी में किया तो किया, उसके बाद उनको कोई ऐसे पद नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो कई लोगों के पक्ष में जाएंगे, कईयों के विपरीत जाएंगे, तो फालतू पद में वो फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। अब ये शुभेंदु अधिकारी ने जिस इसको लगाया है, जो आपने ठीक बोला है, शुभेंदु अधिकारी को जिताने का जिम्मेवार कौन है? ये मेरे पास डाटा पड़ा है। ये डाटा बोलता है पूरी 293 सीट जहां चोन हुआ है, उनमें से 84, 84 सीटें वो हैं बीजेपी को जो गई हैं, जिनको जो वोट कटा गया उससे मार्जिन कम है। इसका मतलब वो कटने से ही जीते हैं। 83 निकाल दें 207 से, फिर अपने आप ही हिसाब आ जाएगा। सो उसका कहीं ना कहीं तो रिवार्ड देना ही था ना, वो रिवार्ड दिया है। अब ये केवल रिवार्ड का बात नहीं है, बस मैं एक बात में, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट प्रबंध लोग हैं वो बात करेंगे, मैं एक ही बात करूंगा कि हमारा जो प्रजातंत्र है उसमें एक निष्पक्षता की बहुत जरूरत होती है सरकार में। जब आप पक्षपात पहले दिन से ही शुरू कर देंगे,
तो फिर आप तो एक पार्टी का, एक उसके कार्यकर्ता का, जो उसमें भी जो आपके खास हैं, क्योंकि पार्टियों में भी ऐसा नहीं होता कि सभी बराबर होते हैं। जो आपके पक्षधर हैं, आप उनका करेंगे, दूसरों का नहीं करेंगे। इसलिए ये बीजेपी के जो वहाँ कार्यकर्ता है, उनको भी सोचना होगा कि ऐसे पक्षपात वाले लोगों को लगाएंगे तो ये जो प्रजातंत्र ना होने की बजाय एक व्यक्तिगत कक्षी राज बन जाएगा। वो राजा जैसा ही राज होगा, भले ही उसको हम सीएम बोले, भले ही उसको हम उसका एडवाइजर बोले, कुछ भी बोले, वो नहीं होगा। इसलिए ये बुरा, गलत गलत है, नहीं होना चाहिए। और हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे भी करेंगे लोग, बिल्कुल। इतने नीचे आ जाएंगे जो अपने पद की गरिमा भी नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल। ना आईएएस में ऐसे सोचा था उन्होंने, ना ही जो राजनीति है उसमें ऐसे लोगों का कोई जगह सोची थी। लेकिन आज एक बात, लाइन कह के सब अपनी बात है। कोई बोलता है आमतौर पे कि हर शाख पे उर्दू बोलता है। मेरे को लगता है अब हमें कहना चाहिए, इसको बदल देना चाहिए, हर पिछले पे उर्दू बोलता है। आपने जो कहा, प्रशांत कनौजिया जो कि जर्नलिस्ट हैं और स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्होंने एक ट्वीट लिखा है, उसको मैं पढ़ देती हूँ। सुब्रत गुप्ता, द मैन हु ओवरसॉ द कंट्रोवर्शियल एसआईआर exercise that allegedly disenfranchised nearly 26 lakh voters, has now been appointed as advisor to West Bengal CM Shuvendu Adhikari. This raises serious questions about the neutrality of constitutional authorities and the growing nexus between bureaucracy and the partisan politics. The same officer who was accused of using the Election Commission machinery to selectively target and remove voters is now being rewarded with a political appointment. What message does this send to millions of citizens who lost their democratic voice? Democracy cannot survive if electoral rolls are manipulated and officials accused of voter suppression are later accommodated in political power structures. Was the SIR exercise really about cleaning the voter lists, or was it a systematic attempt to alter the electoral outcomes by disenfranchising the poor, minorities, migrants, and marginalized communities? The credibility of institutions collapses when those entrusted to protect democracy appear to work for political interests instead of constitutional values. मैं प्रोफेसर एसएसपी सिंह के पास आती हूँ। प्रोफेसर सिंह, क्या कहेंगे सुब्रत गुप्ता के अपॉइंटमेंट पे? ये तो बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल साफ दिख रहा है कि किस तरीके से पूरा चुनाव कॉम्प्रोमाइज था, और जिस तरीके से चोरी हुई, जितनी तेजी से वोटों को डिलीट किया गया, अब उतनी ही तेजी से सबको तोहफे भी दिए जाएंगे ब्यूरोक्रेसी में। जी नमस्कार। देखिए, ये तो संभावित था, होना ही था, क्योंकि जिस प्रकार का चुनाव हुआ और उसके पहले जो एसआईआर हुआ और अदालत में इतने लंबे प्रयास के बावजूद भी न्यायपालिका ने न्याय नहीं किया, और मतदान के अधिकार से जो आप बार बार कह रही हैं 27 लाख लोगों के लॉजिकल जो है ना डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे, है ना, तो एक एक प्रकार से मैं जिस प्रकार से उनको किया गया, तो ये तो लगता है कि एक बहुत ही प्लान्ड वे में किया गया है ना। और इस प्लान्ड वे के जो जो भी लोग मास्टरमाइंड हैं, इलेक्शन कमीशन तो है ही, लेकिन जिन अधिकारियों को मास्टरमाइंड बना के, अभी स्पेशल ऑब्जर्वर इनको बना के भेजा गया था, नवंबर के महीने में ही भेजा गया था, 2025 के नवंबर के महीने में इन्हें भेजा गया, और इन्होंने पूरी कोशिश की, और कोशिश के बाद आप परिणाम भी देख रहे हैं। तो निसंदेह एक दिन का, 24 घंटे का भी इंतजार नहीं हुआ। आफ्टर ऑल उनके प्रति जो है वो एक जिसको कहते हैं ना कि रिवॉर्ड करने के लिए, कि भाई आपकी वजह से हम सत्ता में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, और इसलिए अब आपको जो है एडवाइजर टू दी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से एसआईआर के द्वारा वोटर्स को मतदाता लिस्ट से, सूची से हटाया गया, और अदालत ने भी जिस प्रकार से, एक प्रकार से इसको चुप्पी कहते हैं, और कहते हैं कि चुप रह करके ट्रिब्यूनल को दिया गया। ट्रिब्यूनल ने, अब जानते हैं, 1000-2000 केसेस से ज्यादा नहीं किए, और अब तो ये भी जानकारी है कि ट्रिब्यूनल के एक जज ने इस्तीफा भी दे दिया है, एक जज ने इस्तीफा दे दिया। अब कोई जज महोदय से भी पूछे कि भाई अब आपने इस्तीफा क्यों दिया, चुनाव के बाद इस्तीफा का क्या अर्थ होता है? भाई देना था, अगर कुछ लगता था कि इसमें कुछ न्याय नहीं हो रहा है मतदाताओं के साथ, तो पहले इस्तीफा देते, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब मुझे लगता है कि ये देखिए, पूरी तरह से आज जो कुछ हुआ,
शपथ ग्रहण समारोह हुआ। एक लगातार सोशल मीडिया में क्लिपिंग घूमती रही। प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वो लगातार कह रहे कि देखिए किस प्रकार से रिश्वत लिया गया है, किस प्रकार से चेहरा देख लीजिए, ऐसे जेब में रखा जा रहा है ऐसे। और ये कौन थे? ये शुभेंदु अधिकारी, जिनको कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। तो बंगाल को मैं एन केन प्रकार जीतने के बाद उसी शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जब वो टीएमसी में लेकिन थे। प्रोफेसर सिंह, यहाँ पर मैं अभी देख रही हूँ कि एक नहीं बल्कि 2 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं आज। ये एक ब्यूरोक्रेट्स इंडिया का ट्वीट है, उसको मैं दिखा रही हूँ। ये वेस्ट बंगाल, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज इशूड 2 की नोटिफिकेशंस टुडे। पहला है शांतनु बाला का, जो कि आईएएस ऑफिसर है, वेस्ट बंगाल 2017। Currently, ADM South 24 Parganas has been appointed as private secretary to the chief minister. यानी कि शांतनु बाला प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं चीफ मिनिस्टर की। और दूसरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर शुभ्रत गुप्ता का, जो आईएएस रिटायर्ड हैं, और उनको बतौर एडवाइजर चीफ मिनिस्टर का अपॉइंट किया गया। जी जी प्रोफेसर सिंह। नहीं, वो मैंने भी देखा है, जिस आप शांतनु बाला की बात कर रही है, मैंने भी उसको देखा था कि उन्हें भी जो है प्राइवेट सेक्रेटरी जो है चीफ मिनिस्टर का बनाया गया है। वो तो बहुत रिलेटिवली यंग आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन जो भी है, देखिए एक बात तो तय है कि अगर आप पूरी प्रक्रिया को देखें और उसका एक होलिस्टिक पिक्चर देखें कि चुनाव के पूर्व किस प्रकार से तमाम उच्च अधिकारियों को चुनाव आयोग ने हटाया, आप देख लीजिए। और उसके बाद फिर जो है सेंट्रल ऑब्जर्वर्स एंड सेंट्रल फोर्सेस जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तमाम, यानी कि पूरे बंगाल में जो है एक प्रकार से वो छावनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और चप्पे चप्पर पे लोग बैठा दिए गए कि आप देखिए। और ये ऑब्जर्वर क्या देख रहे थे? आपने एक ऑब्जर्वर की बात की, अजय पाल शर्मा की। भाई आईपीएस ऑफिसर, उनको ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया और खुलेआम जो है वो धमकी दे रहे थे, खुलेआम धमकी दे रहे थे। इसका अर्थ क्या होता है? ये ऑब्जर्वर का काम होता है देखना कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं देखा ना। वो धमका रहे थे, एमएलए को धमका रहे थे, मतदाताओं को धमकाया। तो इसका मतलब है कि जरा आप लैंग्वेज को देखिए, गृह मंत्री से लेकर के इस स्पेशल ऑब्जर्वर जो पहुंचे हुए हैं उनके, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ये तो कुछ टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन ये अनेकों उदाहरण हैं जहां आप इसको देखेंगे। तो इसका मतलब होता है कि ये सारी प्लानिंग पहले से होगी और इस प्लानिंग में उसको एग्जीक्यूट किया गया है तुरंत। उधर चीफ मिनिस्टर जो है ओथ ले रहे हैं, इधर जो है वो एडवाइजर जो है सुब्रत गुप्ता ले रहे हैं, उधर जो है शांतनु बाला जो है प्राइवेट सेक्रेटरी। ये इसको पूरे प्रकरण को आप जो है देखिए, ये इंस्टेंट नहीं हो रहा है। ये मत समझिए कि ये तुरंत हो गया, नो, ये सब प्लान्ड है। और ये प्लान किस लिए है? कि भविष्य में किस प्रकार के प्रशासन शुभेंदु अधिकारी के चीफ मिनिस्टर काल में मिलेगा, और जो लोग पहले से मतदाताओं के अधिकार छीनने वाले हैं उनको एडवाइजर बनाया गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाला कल वेस्ट बंगाल के प्रशासन का और वहां की जनता के लिए कैसा होने वाला है। तो कहते हैं द मॉर्निंग शोज द डे। आपने चुनाव के तुरंत बाद भी देखा कि मतगणना जैसे पूरी हुई, हिंसा, आगजनी, लूटपाट, जो कुछ होना था, हत्याएं भी हो गई। इसका अर्थ होता है कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद जश्न होता, तो समझ में बात आती है। इतने नहीं हुआ, इस पूरी प्रक्रिया में देखेंगे कि जो तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं, बुलडोजर चले, कौन चला रहा था, किसके द्वारा, और सीआरपीएफ के जवान बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए थे। और तो और कई जगह ये देखा गया कि रामकृष्ण परमहंस के भी तस्वीर को, उधर स्वामी विवेकानंद के तस्वीर, तो सारे, तो आप मैसेज इज वेरी क्लियर कि कैसा प्रशासन बंगाल की जनता को मिलने वाला है। जी, प्रोफेसर अजय गुड़ावर्दी के पास आ रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि खाली जर्नलिस्ट वगैरह ही इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि इस पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने भी लिखा है, और उनके ट्वीट को भी मैं दिखाना चाहती हूँ। यशोवर्धन आजाद, जो कि आईपीएस ऑफिसर है रिटायर्ड, उन्होंने क्या लिखा है, और अजय फिर मैं आपका कमेंट अंत में लूंगी। उन्होंने लिखा है कि शुभ्रत गुप्ता was singled out by ECI from thousands of retired IAS officers to be appointed as a sole special role observer to oversee the SIR of electoral rolls for Bengal, despite being an officer of the West Bengal cadre.
So he must be exceptionally brilliant and unbiased. How does ECI choose him though? Did they ask DOPT? Question mark. Department of Personnel and Training fits selected retired officers in the various government boards and also nudges the big corporates too at the behest of ruling netas to put chosen ones on their boards in private banks, jewelry manufacturers to other major businesses. Now Gupta ji, let's presume, was chosen for his unbiased and objective approach. 27 lakhs could not vote, but chalo, it was fated. But after the elections, this impartial officer has joined CM Bengal as a special advisor. Is there anything odd, peculiar? Nothing is of consequence. Very few will even react to this as if it's on par. We are 90 years behind. ये यशोवर्धन आजाद ने लिखा है. प्रोफेसर अजय गुडावर्दी, ये अपॉइंटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं जी? देखिए नीलू जी, ये जो हम देख रहे हैं अब पिछले 10 साल से देख रहे हैं, अब ये बंगाल का भी ये हिंदू राष्ट्र का प्रोटोटाइप को देख रहे हैं हम. हिंदू राष्ट्र का जो उद्घाटन होगा इस देश में, ये इसी प्रकार होगा कि मुसलमान को दरकिरार करके एक हिंदू कंसोलिडेशन होगा. उस हिंदू कंसोलिडेशन पे एक मेजोरिटेरियन थियोक्रेटिक स्टेट बनेगा. वो स्टेट जो है एक नेटवर्क, पेट्रोनेज नेटवर्क सिस्टम पे काम करेगा, जो उसमें से जो हिंदू, इसमें से मुसलमान तो बाहर है, मेजॉरिटी हिंदू भी इससे बाहर हो जाएंगे. सिर्फ एक कोटरी नेटवर्क जो है काम करेगा. आपस में स्पॉइल सिस्टम होगा, बेनिफिट्स इन्हीं के बीच में सर्कुलेट करेंगे. तो ये सिस्टम जो है, तो ऑल थियोक्रेटिक मेजोरिटेरियन स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, या चाहे आप टर्की को देख लीजिए या पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री नेक्सस चल रहा, सिविल मिलिट्री इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, वो वहां पे भी यही है. वहां आम मुसलमान पूरा बाहर है स्टेट से, सिर्फ मिलिट्री वाले डिसाइड करते हैं, आईएसआई के साथ बैठ के डिसाइड करते हैं क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है. तो दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ हिंदू राष्ट्र फंक्शनिंग वी आर सीइंग, वेयर मुस्लिम्स विल बी आउट, मेजॉरिटी हिंदूज को कुछ मिलेगा नहीं, एक कोटरी जो है ऊपर बैठ के सारा निर्णय लेंगे. तो इसमें दो बात हमें देखना है कि कांग्रेस का यहीं पे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है. कांग्रेस पार्टी रेस्पेक्टेड द ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशन, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे यूनिवर्सिटीज का हो, चाहे जर्नलिस्ट का हो. नाउ वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, दैट कांग्रेस रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन, कितना उनका बाकी जो भी लिमिटेशंस रहा है इंस्टीट्यूशंस रहा. यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर क्षेत्र में, अब सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में नहीं, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, जर्नलिज्म, एकेडमिक्स, honest voices are sidelined, independent self-respecting voices are sidelined and marginalized. जो voices ready है सबमिट करने के लिए पावर को, इसको जो है लगातार नॉर्मलाइज करते जा रहे. हाल ही में आपको हिस्सा चुना हूं कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट था और राहुल गांधी ने जस्टिस मुरलीधर का नाम प्रपोज किया था और मोदी शाह ने उसको रिजेक्ट कर दिया. तो जिस फील्ड में भी आप ब्यूरोक्रेसी में ले लीजिए, आज ऑनेस्ट ऑफिसर्स आर ऑल ऑन पनिशमेंट पोस्टिंग. आप एकेडमिक्स में ले लीजिए, ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट वॉइसेस प्रमोशंस रोक दिया, मार्जिनलाइज्ड है. आप जर्नलिज्म में देख लीजिए, किस संघ का एंकर सेंट्रल में है, और ब्यूरोक्रेसी में भी वही लॉजिक. लेकिन इस पे हमें ये मुद्दा भी उठाना चाहिए नीलू जी, क्या इस सब का प्रभाव इलेक्शंस पे पड़ेगा? जब तक इलेक्टरल आउटकम्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. लिबरल डेमोक्रेसी में एक अजम्पशन था कि गवर्नमेंट्स अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, गवर्नमेंट्स अगर करप्ट है, गवर्नमेंट्स अगर इररेस्पॉन्सिबल है, इट विल शो इन इलेक्टरल आउटकम. यहाँ पे जो है अब मेजॉरिटी हिंदूज, जो धांधली हो रहा है, मैल प्रैक्टिस हो तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी अगर इफ इट डजंट रेस्पॉन्ड टू दिस काइंड ऑफ ए मैल प्रैक्टिस एंड थिंग्स दैट हमारा हिंदू स्टेट है उसमें, इसीलिए हिंदू का ये जो आगे बढ़ रहा है, स्टेट कंसोलिडेट हो रहा, उस समय आप क्या करो? अगर डेमोक्रेसी इटसेल्फ हैज बीन नलिफाइड, डेमोक्रेटिक मीन्स हैव बीन नलिफाइड, अगर मेजॉरिटी विल कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई विद दिस काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिस, आप क्या करोगे डेमोक्रेसी में? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है. ये इंपॉर्टेंट नहीं कि नो अपॉइंट किया, वो तो पिछले 10 साल से यही काम कर रहे, एकेडमिक्स में वही कर रहे, जुडिशरी में तो आपके पास है गोगोई का एग्जाम्पल, रिटायर होते ही राज्यसभा में चले गए. ब्यूरोक्रेसी में आपको मैं 100 एग्जाम्पल दूंगा. जर्नलिज्म में आप देख रहे सुधीर का एग्जाम्पल, सीधा जाके 15 करोड़ का नौकरी
FDD में लगा दिया, तो किस क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में ये कर रहे। लेकिन क्वेश्चन जो हम डिबेट करना है कि कॉमन हिंदू पब्लिक, व्हाई आर दे नॉट फाइंडिंग दिस ऑब्जेक्शनेबल, इसको इलेजिटिमेट क्यों नहीं सोच रहे। इस ढंग का स्टेट चलाने से जो है आम इंसान को अगर नॉन रेस्पॉन्सिव स्टेट मिलेगा, इसका प्रभाव गवर्नेंस में भी पड़ेगा। कल आप कोई कंप्लेन लेके जाओगे, दे माइट नॉट रिस्पॉन्ड टू, उल्टा आपको विक्टिमाइज करेंगे। तो दिख रहा है लॉ में, जो विक्टिम है उस पर केस दर्ज हो रहा है, और जो अक्यूज है और जो अग्रेसर है उसको छूट मिल रहा है, तो और जुडिशरी इसके साथ है। तो ये जो पूरा आकलन हमें लेके, why are people not responding, why are people not finding this illegitimate, why are people not finding its impact on democracy, why are they not understanding that उनका भी हकों का हरण होगा। आज मुसलमान का हुआ तो मेजॉरिटी कम्युनिटी का भी कल होगा, क्योंकि कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं रहेगा। कल आपके साथ कुछ गलत होगा, आप लेके जाओगे, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ जस्टिस होगा, आपके साथ भी अन्याय होगा। यहाँ तो जो ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स जो काम के SIR में, उनका नाम बगल में हो गया। BLO जो कलेक्ट कर रहे तो उनका नाम नहीं है, कैंडिडेट जो इलेक्शन जीत रहे उनका नाम नहीं है। तो ये जो अनजस्ट सिस्टम आप एक बना रहे हो, जो विदाउट रूल ऑफ लॉ, विदाउट नेचुरल सेंस ऑफ जस्टिस, एवरीवन विल बी विक्टिम। लेकिन ये बात आम आदमी तक, प्राइमरली एसेंशियल हिंदूज तक कैसे पहुंचाया जाए, ऑपोजिशन पार्टीज क्यों सफल नहीं हो रहे इस बात को कम्युनिकेट करने में, इस पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। पॉइंट्स रेज किए हैं और कई बातें प्रोफेसर सिंह ने भी बोली, लेकिन प्रोग्राम खत्म करने के पहले मैं एक डॉक्टर गर्ग से एक सवाल और करना चाह रही हूँ। जो आज सुब्रत गुप्ता का जो प्रमोशन ही इसको कहेंगे, वैसे तो वो रिटायर्ड है, लेकिन अब आज वो पॉलिटिकल पेट्रोनेज उनको मिल गई है, वो CM के एडवाइजर हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इस अपॉइंटमेंट का क्या असर पड़ेगा? जो लोग सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब आने वाले राज्यों में भी चुनाव होगा, वहां भी SIR होगा, जो ये बंगाल मॉडल है, और अगर इसको हर राज्य में रेप्लिकेट किया गया तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी डॉक्टर गर्ग। देखिए देखिए नीलू जी, एक संदेश बड़ा स्पष्ट है। ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, तफ्तीशी एजेंसी हो, या फिर मीडिया भी हो, मैं तो कहूँगा जुडिशरी हो, वो सबको प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो, तो वो सबको बता रहे हैं कि अगर हमारी बात मानेंगे तो आप मलाई खाएंगे, अगर मानेंगे नहीं तो आपको हम कहीं भी एक कोने में फेंक देंगे। मैं दूसरी बात, मेरे को एक थोड़ा रहता है, कई दफा हम बोलते हैं कि लोग क्या करें। लोग कभी भी अपने आप नहीं उठते। पूरे इतिहास में हम देखते हैं, लोग तो भीड़ तंत्र बन सकते हैं, और वो मोदी जी ने बनाया हुआ है। अब हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है। अब जो विपक्षी दल हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी नेतागिरी करते हैं एक दूसरे की। एक दो लोग हैं जो जनता को इकट्ठा करते हैं। जनता की ताकत के बगैर इनको बदलना मुश्किल है। ये कोई सोचे लोग उठेंगे, लोग नहीं उठ सकते। वो कहाँ उठेंगे? मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो साइंस में न्यूक्लियस नहीं होगा तो एटम होगा ही नहीं। पूरे का पूरा एटम का तो दारोमदार न्यूक्लियस में है। हमारा न्यूक्लियस जो है पॉलिटिकल पार्टी है, तो बाकी तो इलेक्ट्रॉन है उसके आले दुआले घूम रहे हैं। तो जब ये न्यूक्लियस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से इकट्ठे होंगे? तो इसलिए उनको सूत्रबद्ध करने के लिए लोगों का किस में गया। हाँ, एक बात जरूर है कि आज ही मेरी बात हो रही थी किसी, वो RSS वाले तो ये बातें जो प्रोफेसर साहब ने बोली हैं, कर रहे हैं अभी। वो कहते हैं कि द्राविडियनों को खत्म करना जरूरी है। बंगाल में तो मुसलमानों को खत्म करने का काम ही बीजेपी ने, RSS के लोगों से हार्ड कोर से मेरी बात हुई आज, तो कहते हैं ये तो हमारा काम है, ये तो करना ही है। तो इसलिए ये केवल यहाँ नहीं रहेगा। जो बोल भी रहे हैं उनको भी पता चलेगा नौकरी सब हिंदू, 80% तो हिंदू है, तो नौकरी भी उनकी जाएगी, व्यापार भी उनका जाएगा, उद्योग भी उनका जाएगा, स्वास्थ्य भी उनका जाएगा, शिक्षा भी उनकी जाएगी, आवास भी उनका जाएगा। 80% जो लोग हैं उन्हीं को ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि ये तो एक जगह पे कंसंट्रेट है। दूसरा, जब हम ये बोलते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को संदेश देता भी ठीक है जी, सब दुनिया में हो रहा है, हमारे हो रहा है तो क्या है? नहीं, दुनिया में हो भी रहा है, लेकिन उसका विरोध भी बहुत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। ये दो ट्रेंड हैं। अब एक है कि पूरे का पूरा ऑटोक्रेटिक रिजिम लेके आओ, पूरे का पूरा डिक्टेटरशिप लेके आओ, डेमोक्रेसी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जिसको बोलते थे, जिसके लिए ये जो नई स्टेट सामने आई, कॉलोनियल स्टेट के, बस्तीवादी स्टेट के बाद, वो आप बोलते हैं नहीं, अब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड एकेडमिशियन, कमिटेड पुलिस, कमिटेड मीडिया चाहिए हमें। तो उसके लिए जो हम चाहें
वो आपसे शेयर कर लेंगे, एक लूट का माल शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप जबान खोलेंगे, आप विरोध करेंगे, तो हम आपको टिकट नहीं। पहले तो थोड़ा बहुत विरोध मान लेते थे, अब बिल्कुल नहीं मानने को तैयार। जो हुआ, अब क्यों बिठाया उसको? ब्यूरोक्रेसी में क्या संदेश जाएगा? जिनकी आगजनी होगी, कोई जाएगा पुलिस में, तो पुलिस वाला बोलेगा जब मैं क्या करूं, वो डीएम के पास जाएगा। डीएम को, एक डीएम को तो लगा ही दिया। वो प्राइवेट सेक्रेटरी है, प्राइवेट सेक्रेटरी सारे काम करेगी। वो लिखेगी नहीं नहीं इसको कुछ नहीं करने वाला। सो इसलिए जो पुलिस है उन पे कहने से हुई, जो अब धांधली हुई है लोगों के आगजनी में, लोगों के कत्लों में, लोगों के जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, संपदा को, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। ये इसका एक संदेश ये है। दूसरा संदेश ये है, जो आप पूछते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए, पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए, इवन एकेडमिशियन के लिए, कभी आप सीधे हो जाओ, हमारे नीचे लगो, जो हम कहेंगे वो करो, फिर तो आप खाना वगैरह खा पाएंगे। नहीं, हम आपको जीने नहीं देंगे, क्योंकि हमने एक ऐसे अधिकारी को बिठा दिया है जिसने धक्के से ये किया। एक बात और मैं कहूंगा, ब्यूरोक्रेसी को दूसरा संदेश, अभी कहीं हुआ बात कि जी न्यायपालिका चुप है, न्यायपालिका मूक दर्शक नहीं है, न्यायपालिका चुप नहीं है, न्यायपालिका इसमें एक्टिव, पूरा सरगर्मी से इसका भाग बनी है। जब हमारे न्यायाधीश जी ये बोलते हैं, कोई बात नहीं, 27 लोग आज वोट नहीं डाल सकते तो अगली दफा डाल देंगे, हमारा संविधान ऐसा काम नहीं करना चाहता था, ना ही हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है। लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश, हमारे न्यायाधीश यही बातें बोलते हैं। हम क्या, अब हम रोहिंग्यों को वोट का अधिकार दे दें? न्यायपालिका कहाँ है? कौन है न्यायपालिका ये निर्णय करने के लिए कि किसको वोट मिलना है, किसको बिल्कुल नहीं मिलना? बिल्कुल। न्यायपालिका ये कोई काम नहीं है। न्यायपालिका का जो अपना काम था उसने वो छोड़ दिया। अब ब्यूरोक्रेसी को एक और संदेश है, वो ये है कि देखिए न्यायपालिका तो हमारे हाथ में है, आप कहाँ जाएंगे, किसका किसका बुआ खड़काएंगे? हाँ, इसलिए देखिए, आप अपनी लाइन में आ जाओ, बस ये चाहते हैं वो। अब लोगों पे, जो भी डेमोक्रेटिक लोग हैं, उन पे एक बहुत बड़ा आघात होने वाला है। उसको रोकने के लिए लोगों का हर आना पड़ेगा। लोगों को, जो विपक्षी दल हैं, उनको इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे भारत में ऐसे, हम तो पंजाब में कर रहे हैं, हम पंजाब में बार बार लोगों को बोल रहे हैं कि ये बोलते हैं हम बंगाल को रिपीट करेंगे। लेट अस सी, आओ देखें क्या कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। तो अब मैं, इसलिए हमें हाँ, बढ़ना होगा। अब मैं प्रोफेसर सिंह और अजय के पास आती हूँ। एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट में बस अपनी बात खत्म कर लीजिएगा, काफी लेट भी हो रहा है। प्रोफेसर सिंह, अब हम क्या देखेंगे? क्या गोदी ब्यूरोक्रेसी तैयार कर ली है मोदी जी ने? गोदी मीडिया तो हमने सुना था, गोदी पुलिस सुन ली थी, अब गोदी नौकरशाह भी हमने सुन लिया है कि अब ये पूरी एक जमात खड़ी होगी अब गोदी ब्यूरोक्रेसी की। नहीं, ये तो है। देखिए, ये एक प्रतिबद्ध जो नौकरशाही होती है, कमिटेड, जिसे गोदी आप कह रहे हैं, तो आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ तक कि न्यायपालिका भी क्रमशः उसी ओर बढ़ रही है। तो जहां आप संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी जिस न्यायपालिका को है, अगर वहां आप न्याय नहीं पाएंगे, तो निसंदेह जो है ये एक, जिसको कहते हैं ना कि ये डिक्टेटरशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी पर्सनल डिक्टेटरशिप में। यानी कि डिक्टेटरशिप ऑफ द पर्सन कंसर्न हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मोदी जो जिस प्रकार की। और अब देखिए ना कि किस प्रकार का वो पाखंड किया जा रहा है, किस प्रकार से मंच पे एक तमाशा हुआ, तो मंदिर से लेकर के मंच तक जो है सेम प्रकार का तमाशा है। और उसमें खुल करके सबसे जो चिंता की बात है कि उन्होंने मान लिया है कि हम कुछ भी करेंगे, जनता कुछ नहीं कर पाएगी, प्रतिपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, कोई डर नहीं लग रहा है। पहली बात तो यह है कि जिनको 240 मिल गए, मेजोरिटी अपनी नहीं रही, उनके लिए एक सबक था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने खुल करके जो है सत्ता का दुरुपयोग, तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, आप मान नहीं सकती हैं कि विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है। हम जी लोग जिस अशोक श्रीवास्तव की बात कर रहे थे नवी, कुछ दिन पहले भी उसके स्टेटमेंट को लेकर के, कल ही दिल्ली विश्वविद्यालय में उसे बुलाया गया था, दिल्ली विश्वविद्यालय में वो व्यक्ति आया था। तो आप सोच सकते हैं कि अरे वो वापस ऐसे एंकरिंग कर रहा है, तमाम वापस उसको एंकरिंग दी जा रही है प्राइम टाइम शोज में, वो मैं वापस वही कह रहा एंकर हूं, कर रहा है। इनकी पॉलिसी है कि तमाम बदनाम लोगों को सम्मानित किया जाए, उनके हाथ में कमान दिया जाए, बिल्कुल और बिल्कुल जनता को ये दिखा दिया जाए क्या कर लोगे। तो बिल्कुल ये संदेश है मोदी सरकार की, इस बात को समझना है जी। बिल्कुल। अब अजय क्या कहेंगे अंत में इस पूरे प्रकरण पर? सुब्रत
गुप्ता तो एक एग्जाम्पल है। आई एम श्योर ये लिस्ट अभी लंबी होगी, अभी और भी ब्यूरोक्रेट्स का सुनने में आएगा कि उनको कौन सी प्लम पोस्टिंग्स दी जा रही हैं। निचोड़ क्या है पूरे स्टोरी का आपके हिसाब से? निचोड़ यही है, एक मेजोरिटेरियन स्टेट हिंदू राष्ट्र का प्रोटोटाइप हम देख रहे हैं। जब तक लोग इसको नकारेंगे नहीं, इसमें कुछ होगा नहीं। यहीं पे ऑपोजिशन पार्टियों का रोल और इंडिपेंडेंट वॉइसेस जितने भी बचे हुए समाज में, वो एम्पलीफाई करना जरूरी है। लेकिन ये क्वेश्चन होता है नीलू जी, हिस्ट्री में यू शुड रिमेम्बर हिटलर वाज लव्ड बाय जर्मन, स्टिल ही शॉट हिमसेल्फ। पीपल डिड नॉट डिफीट हिटलर, हिटलर हैड टू किल हिमसेल्फ। तो हिस्ट्री में एक ऐसा अनोखा चीज हो जाता है कि जो चीज गलत होता है लोग उसी को पसंद करने लगते हैं। हम शायद उसी एक दौर से गुजर रहे हैं इस देश में कि जो चीज हमें गलत लग रहा है, आम लोगों को एक हिंदू नजर से, एक हिंदू आइडेंटिटी से अब देख रहे हैं, उनको लग रहा है लेजिटिमेट हिंदू राष्ट्र बन रहा है। जब तक हम इस इमेजिनेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, जब तक हम लोगों को ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कि भले ही हम जिसको हिंदू राष्ट्र समझ रहे, मेजॉरिटी पीपल, नॉट जस्ट माइनॉरिटीज बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल सफर इनजस्टिस, ये मैसेज जब तक ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठा होके ये बात कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अभी तक जो है ऑपोजिशन पार्टी के साथ सोशल और कल्चरल फ्रंट में आप देख रहे कोई नैरेटिव नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन, एसआईआर इसी तक सीमित है। लेकिन ये जो बड़े मुद्दे हैं, जब तक हम लोगों के पास नहीं ले जाएंगे और उनको मजबूर नहीं करेंगे सोचने के लिए, और इंडिया में ये स्कोप है, इंडियन हिस्ट्री हैज प्रूवन रिपीटेडली, ये जो हिस्टोरिक रोल है, मैं सोच रहा हूँ अगर ऑपोजिशन पार्टी अभी अभी से शुरू कर दे, 2029 तक भी बदलाव लाने का संभावना है। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गर्ग, प्रोफेसर सिंह, अजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।